हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आई एम स्टूडेंट पर। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट अकाउंट, जो कि क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोगों को अकाउंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप मेरे से अकाउंट पढ़ोगे तो आपको अकाउंट में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अकाउंट को एक बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान शब्दों में, मतलब अपनी लेमैन एक देसी भाषा में समझेंगे। तो चलो, सबसे पहले हम यही समझते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, क्योंकि जब हम अकाउंट पढ़ने जा रहे हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग होता क्या है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग को कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग किस चीज़ का रिकॉर्डिंग? बिजनेस ट्रांजैक्शन को। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है? लेन देन। जैसे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें बेची जाती हैं, तो उन चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, उसी को कहते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार फिर से सुनो। अकाउंटिंग का मतलब होता है, एक बिजनेस है, उस बिजनेस में बहुत सारे लेन देन होते हैं, जैसे परचेस, सेल्स। ठीक है, तो उन चीज़ों को एक किताब में रिकॉर्ड करना, एक किताब में रिकॉर्ड करने को ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक, अब अकाउंटिंग को हम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। तो सिस्टमेटिक तरीके से करने के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। तो वो स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, तो अब ये हैं क्या? चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कोई भी एक ट्रांजैक्शन हुआ बिजनेस में, तो उसको सबसे पहले रिकॉर्ड करने से पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि वाकई क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। जैसे मान लो किसी भी चीज़ को हमने बेचा, तो जब हम बेचेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। तो हमने देखा कि परचेस, हाँ, एक बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद हम उसे मेजर करते हैं कि अगर ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है तो इसकी वैल्यू क्या है। जैसे परचेज़ किया हमने 50,000 का, तो 50,000 इसकी मेजरिंग हो गई। ठीक, फिर हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं? मतलब जर्नल एंट्री, जो आप 11th में पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब होता है उसका हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं, सेपरेट अकाउंट। ठीक, उसके बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, फिर बना लेते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो ये जो जर्नल एंट्री है ना, इसको बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। बस मैं आपको यहाँ पर ये रूल्स बताना चाहता हूँ, और ये ऊपर का कोई मतलब नहीं, आपको आता है नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये रूल मैं बताना चाहता हूँ। ये 3 रूल जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अभी क्लास 12th में इनका यूज़ है, इसलिए मैं ये सारी चीज़ों को लिखा हूँ। ठीक, तो चलो मैं आपको ये रूल समझाता हूँ। जब आप अकाउंट पढ़ते हो ना, तो उसमें सिर्फ 3 रूल आते हैं, केवल 3 रूल आते हैं। पहला रूल ये आता है नॉमिनल अकाउंट, दूसरा आता है रियल अकाउंट, और जो तीसरा आता है वो आता है पर्सनल अकाउंट। ठीक, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? देखो, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है, और बहुत सारा लॉस होता है, बहुत सारी इनकम होती है, बहुत सारा गेन होता है। ठीक, तो ये जो खर्चे होते हैं ना, इनको हम एक खाते में रिकॉर्ड करते हैं, एक खाता बना लेते हैं ऐसे। उसके डेबिट में जो होता है हम खर्चे लिखते हैं, क्रेडिट में इनकम लिखते हैं। तो बस नॉमिनल अकाउंट यही कहता है कि जो भी हमारे खर्चे होंगे उनको डेबिट कर दो, और जो इनकम होगी उसे क्रेडिट कर दो। ठीक, अब रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। देखो, जब बिजनेस करते हैं तो बहुत सारे एसेट को हम परचेज करते हैं। जैसे हमें बिजनेस करना है तो पहली बात तो हमें एक लैंड खरीदनी पड़ेगी, तो लैंड जब खरीदोगे तो वो आपके लिए एसेट होगी। ठीक है, तो एसेट आएगी तो उसे डेबिट कर दो, और कभी कभी हमारे पास से एसेट जाती है तो उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। ये रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास उसको हम डेबिट करते हैं, और क्या गया उसको कर देते हैं क्रेडिट। ठीक, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा है उसे डेबिट कर दो, और जो गिवर है उसे क्रेडिट कर दो। ठीक, अगर आपको अभी डाउट है तो अभी आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक,
बस आपको ये 3 रूल पढ़ने हैं, इसलिए मैंने ऊपर का सारा लिखा है और कोई बात नहीं। बस आप इन 3 रूल को समझ लेना, क्योंकि अभी ये जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है ना, ये भी यहाँ पर लागू होगा, इसलिए मैं इन सारे रूल को आपको समझा दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो शायद आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम एक बिजनेस को आज शुरू करते हैं। वाकई में आज बिजनेस को शुरू करेंगे और फिर उसके हम अकाउंटिंग करेंगे। ठीक, तो चलो मान लो एक हम बिजनेस शुरू करते हैं। आप एक सिंगल पर्सन हो और आप एक बिजनेस को शुरू कर रहे हो, तो ठीक, उस बिजनेस को कहेंगे क्या? पहले उस बिजनेस को कहेंगे सोल बिजनेस। सोल बिजनेस का मतलब होता है जब एक बिजनेस कोई सिंगल पर्सन चलाए तो वो हो जाता है सोल। एक ही बंदा कैपिटल लगाता है और एक ही बंदा रिस्क लेता है। कैपिटल का मतलब होता है जो भी पैसा हम बिजनेस को देते हैं, और रिस्क का मतलब क्या हुआ? जोखिम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ये क्या है? इस पर आपको भी ध्यान नहीं देना है। ठीक, अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने बिजनेस में सारा पैसा लगाया। ठीक है, तो क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि हमने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उस बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो ज़रूर जानना चाहोगे। ठीक, तो उस प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ठीक, तो ये जो आइटम दिए गए हैं ना, इनके आधार पर हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो मैं मानता हूँ कि आपको भी कुछ नहीं आता। ठीक, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ। तो अब हम बनाएंगे, सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, पहले आप हो सके तो इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो, आप किसी नोटबुक में इनको रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, फिर इसके आधार पर ना हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, या स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो दोस्तों ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए ना एक रूल लगता है, वो रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। तो अब आपको लग रहा होगा कि हमने कुछ पढ़ लिया है, मतलब नॉमिनल अकाउंट यहाँ लगेगा। अब ये नॉमिनल अकाउंट कैसे लगता है, अब आप यहाँ पर देख लो। तो हमने पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम और गेन। तो अब चलो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं एक बिजनेस के। तो डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले इसमें ढूंढते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक, परचेज, ठीक, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, वेजेस भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। ठीक, तो चलो अब हम इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखो हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ठीक, रिटर्न आउटवर्ड। ये देखो रिटर्न आउटवर्ड दिया गया है, इसका मतलब हुआ परचेज रिटर्न। ठीक है, और देखो हमने वेजेस भी लिख लिया, और फिर हम इधर लिखते हैं क्रेडिट में सेल्स। ठीक, और ये हमारा जो रिटर्न इनवर्ड है ये सेल्स रिटर्न होता है, और इसको भी हमने क्रेडिट कर लिया क्योंकि ये हमारे लिए इनकम है। ओपनिंग स्टॉक खर्चा, परचेज खर्चा, वेजेस खर्चा। तो खर्चे को हम क्या करते हैं? डेबिट। ठीक, खर्चे को क्या करते हैं? डेबिट, और इनकम को करते हैं क्रेडिट। वही बस हमने लिख लिया है। ठीक, अब हम निकाल लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इस साइड को जोड़ते हैं, इस साइड को जोड़ते हैं, जो भी साइड ज़्यादा होती है उसका टोटल नीचे लिख देते हैं और उसके आधार पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका मतलब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक, अब ये जो प्रॉफिट आता है ना, इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक, इसको हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसमें क्या आते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जो भी एक्सपेंस
ऑफिस से रिलेटेड होते हैं वो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो जितने भी अब एक्सपेंस बचेंगे वो सारे कहाँ आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे रेंट आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, जनरल चार्जेज आ जाएंगे। तो देखो दोस्तों, हमने ये सारी चीज़ें इसमें लिख लिया है। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, उसी आधार पर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। बस ये हो गया हमारा सोल बिजनेस। जब हम एक बिजनेस चलाते हैं तो बस हमें इतना काम करना होता है। ठीक, अब हम करते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, जब पार्टनरशिप करेंगे यानी वहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग होंगे। तो जब यह 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा भी तो होगा। तो अब इस प्रॉफिट को ना हम बांटेंगे। तो बांटने के लिए कौन सा अकाउंट बनना चाहिए आप बताएं। यस, प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, जिसे हम थोड़ा अच्छे शब्दों में कहते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, आपको शायद बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। पहली बात, हम पार्टनरशिप करते क्यों हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है कि हम पार्टनरशिप क्यों करें। जब हमारा सोल बिजनेस बढ़िया चल रहा तो हम करें क्यों इसको। तो दोस्तों, सोल बिजनेस अच्छा तो चल रहा था, लेकिन उससे जो प्रॉफिट हो रहा था ना वो बहुत थोड़ा सा हो रहा था। इतना थोड़ा था कि हम अपने घर के खर्चे भी नहीं चला पा रहे थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने बिजनेस को बड़ा करें, अपने दोस्त के साथ मिल जाएं और बिजनेस को बड़ा कर थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर पाएंगे, खर्चे अपने घर के चला पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। क्योंकि पार्टनरशिप की कुछ कमियाँ थी। देखो, सबसे पहली बात कैपिटल, उसमें थोड़ा हम पैसा लगा पाते थे, थोड़ा दिमाग लगा पाते थे, थोड़ा ही रिस्क ले पाते थे। लेकिन जब पार्टनरशिप होगी यानी 2 या 2 से अधिक लोग होंगे तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, रिस्क भी ज़्यादा हम ले सकते हैं और हमारी जो स्किल होगी ना वो बहुत हो जाएगी। ठीक, तो चलो अब हम पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु हैज़ कंबाइंड एंड फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर एक बिजनेस को करते हैं, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप के फीचर बताऊं तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे कि इसमें 2 या 2 से अधिक लोग होंगे, वो एक बिजनेस करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे और उनके बीच में प्रॉफिट का बंटवारा होगा। दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट लिखा है ना, इसको मैं अभी बाद में समझाऊंगा। एक पार्टनरशिप की विशेषता एग्रीमेंट भी होती है। इसको बस अभी थोड़ी देर के लिए आप याद रखो, मैं अभी इसको आगे बताता हूँ। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, जो कि है पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड को मैं दोस्तों बाद में बताऊंगा। पहले अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्टनरशिप होती कैसे है, क्योंकि सब कुछ तो बात की बात है। पहले ये तो पता चले कि पार्टनरशिप करते कैसे हैं। चलो आपको मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि पार्टनरशिप कैसे होती है। ठीक, मान लो ये आप हो और आपका एक दोस्त है। आप बहुत ही पतले हो और आपका जो दोस्त है वो मोटा है। ठीक है, आप दोनों लोग मिलकर एक बिजनेस करने की सोच रहे हो। ठीक, तो जब आपने अपने दोस्त से कहा कि यार हम एक बिजनेस करें, तो वो भी कहता है ठीक करें। लेकिन उसके बाद तुम पूछते हो कि बिजनेस तो करें, लेकिन अपने बिजनेस को हम किस जगह पर करें, मतलब रामपुर में करें, श्यामपुर में करें, कहाँ पर करें। ठीक, मतलब पहले आप क्या कहते हो, एड्रेस बताओ कि हम बिजनेस किस जगह पर करें। उसके बाद क्या कहते हो कि हमारा जो फर्म होगा ना उसका नाम क्या रखें। ठीक है, और हम बिजनेस किस चीज़ का करें, मतलब किस चीज़ को हम बनाएं। ठीक, उसके बाद आप कहोगे कि हम लोग पैसा कितना लगाएंगे। जब पैसा भी लगा दोगे तो आप कहोगे कि अच्छा बिजनेस से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट का हम बंटवारा कैसे करेंगे। ठीक,
तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप अपने दोस्त से कहोगे। तो जब आप इन चीज़ों को कहोगे ना, तो इन चीज़ों को हम कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब आप लोगों ने एग्रीमेंट किया कि हमारा बिजनेस कहाँ होगा, फर्म का नाम क्या होगा, किस चीज़ का बिजनेस करेंगे और कितना पैसा लगाएंगे, कितना प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक, तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट होता है ना, वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है ओरल और एक हो सकता है रिटन। ओरल क्या होता है और रिटन क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ओरल का मतलब होता है ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एड्रेस क्या होगा, फर्म का नाम क्या होगा, और प्रोडक्ट कौन सा बेचेंगे, और कैपिटल कितनी लगाएंगे, प्रॉफिट कितना बांटेंगे, इन चीज़ों को जब हम एक कागज़ में लिख लेते हैं, मतलब कागज़ में लिख कर रख लेते हैं, और जब साल ख़त्म होता है तो उस कागज़ को निकाल लेते हैं और फिर उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें बंटवारा कर लेते हैं। जैसे प्रॉफिट कितना बांटना था, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक, और ओरल का मतलब क्या हुआ, हम सिर्फ इसे मुंह से कह देते हैं कि हाँ तुम प्रॉफिट इतना ले लेना, मैं इतना ले लूँगा। ठीक, मतलब लिख कर नहीं रखते हैं, उसे कहते हैं ओरल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ओरल बढ़िया होगा या रिटन, तो आप बोलोगे कि ओरल बढ़िया होगा, क्योंकि ओरल मुंह से कह लो, कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा, काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो ओरल है ना, इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है। एक दिक्कत क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। मान लो आप और आपका एक दोस्त है, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, 50-50 ले लेंगे। ठीक, लेकिन जैसे ही साल ख़त्म होता है, जब आप प्रॉफिट बांटने गए 50-50, तो आपके दोस्त ने कहा, ये जो मोटा वाला था, उसने कहा कि प्रॉफिट मैं 70 लूँगा, तुम 30 लोगे। अब आप क्या कर पाओगे उसका, क्या कर पाओगे उसका, कुछ नहीं कर पाओगे उसका। बस यही कह सकते हो कि नहीं मैंने तो कहा था कि 50-50 होगा, वो कहेगा नहीं मुझे 70 लेना है। तो क्या आप उसका कुछ कर पाओगे? अब वहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़ाई हो सकता है, लड़ाई में आप अपनी जान भी गंवा दो। तो ये जो लड़ाई ना हो, इसके लिए कौन सा बढ़िया रहेगा, रिटन। क्योंकि अगर आप रिटन एग्रीमेंट करते हो तो इसे कोर्ट में ले जाकर पेश कर सकते हो। ठीक, तो ये होता है रिटन एग्रीमेंट और ये होता है ओरल एग्रीमेंट। तो रिटन जो एग्रीमेंट होता है ना, इसी को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। तो चलो अब एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक, पार्टनरशिप डीड क्या होता है। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेन टर्म ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ठीक, वही लिखा है कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एग्रीमेंट लिखा होता है। ठीक, तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक रूल पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रूल एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम पार्टनरशिप डीड को ना नहीं बनाते हैं, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये लिख लेना आप, 1932 वहाँ पर लागू हो जाता है। वो कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन रूल को फॉलो करो, आपका लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। तो देखते हैं क्या रूल बनाया उन्होंने। रूल बनाया है कि प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा ना, वो एकदम इक्वल कर दो। मतलब जितना भी प्रॉफिट हो उसे इक्वल बांट लो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात आ रही है तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मत दो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से मत लो। ठीक है, और जो बात आई सैलरी की, तो सैलरी भी किसी को मत दो। और इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम इन केस ऑफ लॉस आल्सो। इसका मतलब ये हुआ अगर किसी से लोन लिया है तो उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, और एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये बताया जाता है कि पार्टनर को तब तक नहीं एडमिट किया जा सकता है जब तक सभी पार्टनर एग्री ना हो जाए। ठीक, तो अब हम रिगार्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। सबसे पहला
ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसमें भी 16 में बनता था, इसमें भी बनता है, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। फिर क्या बनता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और फिर बनता है बैलेंस शीट। मतलब 16 में सिर्फ ट्रेडिंग बनता था और प्रॉफिट लॉस बनता था और बैलेंस शीट बनती थी। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आती है तो वहाँ पर प्रॉफिट को बांटने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन जाता है। ठीक, तो अब प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, चलो देखते हैं। तो ये होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये अकाउंट जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, मतलब जो भी खर्चे होंगे उन्हें डेबिट करेंगे और जो भी इनकम होगी उन्हें क्रेडिट करेंगे। हाँ, लेकिन याद रखना कि इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो पार्टनर से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सैलरी टू पार्टनर। सैलरी बिजनेस के लिए क्या है, खर्चा है, इसलिए हमने डेबिट कर दिया। कमीशन टू पार्टनर बिजनेस के लिए खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये भी बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक है, टू रिजर्व बिजनेस के लिए खर्चा है। ठीक है, और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखते हैं, कहाँ से ये आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक, अब यहाँ पर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी जो भी बंदे ने बिजनेस से पैसा लिया था उसके बदले में ना उससे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो इनकम हुई, मतलब बिजनेस के लिए वो इनकम ही तो हुई, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। किस चीज़ की, जो हम प्रॉफिट लॉस में आइटम उतारते हैं ना, उनकी हमें जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है। तो जर्नल एंट्री को हम कैसे बनाते हैं, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनाएंगे, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को देते हैं तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा होता है। ठीक, तो खर्चे को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो सबसे पहले ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कैपिटल अकाउंट को जब हम अलाउ करते हैं तो वो हो जाएगी डेबिट, क्योंकि खर्चा है, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ना, इसको हम करेंगे क्लोज। तो क्लोज कैसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है, तो अकाउंट में हम किसी भी चीज़ को अगर ख़त्म करना होता है ना तो उसके अपोजिट साइड में लिख देते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट है तो इससे हम यहाँ कर देंगे क्रेडिट। ठीक, तो ऑन क्लोजिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसकी अगर नेट एंट्री देखें तो क्या आ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो अब हम दूसरी एंट्री पर आते हैं। दूसरी एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक, तो वही लिखा है ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसे क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये इनकम है। ठीक, अब इस अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, तो क्लोज का रूल कहता है कि उसको अपोजिट साइड में कर दो, तो ये क्रेडिट है, मतलब इसको हम डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसकी जो नेट एंट्री होगी वो क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों, ये नेट एंट्री इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये एंट्री दोनों ना पास करो तो आप ये एंट्री भी पास कर सकते हो। ठीक, तो बस अब जो तीसरी एंट्री है वो है फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व। जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसका एक पार्ट हम जब रिजर्व के रूप में अपने पास रख लेते हैं तो उसकी भी एंट्री हमें बनानी पड़ती है। तो इसकी एंट्री जो है वो कुछ इस प्रकार होती है। रिजर्व क्या है, खर्चा, तो प्रॉफिट और तो रिजर्व क्या है, खर्चा, तो रिजर्व खर्चा है, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड में आना चाहिए, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आना चाहिए, इसलिए हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, रिजर्व को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, अब हमारी जो चौथी एंट्री है वो है एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
मतलब प्रॉफिट, जो भी हमारा प्रॉफिट हुआ एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उस प्रॉफिट को ना अब हम ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, पार्टनर को क्रेडिट कर देते हैं, बात खत्म। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि प्रॉफिट और लॉस की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक, तो वो विशेषता क्या होती हैं? देखो, ये क्या दिखाता है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉमिनल अकाउंट होता है, और इसे हम कब बनाते हैं? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक, अकाउंट के बाद। तो आखिर डिफरेंस क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में? चलो देखते हैं। देखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, इसको हम कब बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के बाद। और इसको स्टार्ट कैसे करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। ये कब बनाते हैं? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट। ठीक, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? इसको हम क्यों बनाते हैं? इससे हम नेट लॉस या नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाते हैं। और इसको हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसमें क्या आता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसमें क्या आता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रॉफिट जो हमें देना ही पड़ेगा, ऐसा प्रॉफिट जो हमें देना ही पड़ेगा। जैसे रेंट है, ठीक है, तो रेंट हमें देना ही पड़ेगा। बिजली का बिल है तो वो हमें देना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमें लाभ हो चाहे हानि हो, उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस अकाउंट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये अकाउंट जो होता है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के आधार पर नहीं बनता है, और ये बनता है वो तो आप जान चुके हो। तो चलो अब हम एक न्यूमेरिकल हल करते हैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक, तो दोस्तों ये वही लिखा है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। लिखा है इट इज़ नेसेसरी टू मेक पेमेंट इवन इफ देयर इज़ लॉस। वही लिखा है कि अगर लॉस हुआ है फिर भी हमें देना पड़ता है। ठीक, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? अगर प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो अगर प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब हम करते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल और फिर वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो न्यूमेरिकल को ध्यान से सुनना, बहुत ही आसानी से आप इसे सॉल्व कर लोगे, ये आपसे मेरा वादा है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट जो पढ़ लिए। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आप क्या करना? वर्किंग नोट्स बना लेना। ठीक, सबसे पहले लिखना है यहाँ पर वर्किंग नोट्स। ठीक, तो अब हम वर्किंग नोट्स का मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, वर्किंग नोट्स में हम छोटी छोटी चीज़ें लिखते हैं, जैसे एक्स एंड वाई है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स एंड वाई है। ठीक, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेशियो, तो इनका रेशियो क्या है? 3:2। ठीक, अब क्या होता है? एंड नेट प्रॉफिट 1 लाख। तो इधर हम छोटा छोटा लिख लेते हैं, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, अब इनकी जो कैपिटल बोल रहा है वो बोल रहा है 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो सैलरी है ना वो एक्स को देना है कितनी? 1000 पर मंथ। यानी अगर हम 1000 का गुणा 12 से करते हैं तो कितना आ जाएगा? 12000। ये एक्स के लिए है, वाई के लिए नहीं है। एंड कमीशन टू वाई, और वाई को कमीशन देना है। किसको देना है? वाई को। कितना देना है? 12000। देखो क्या लिखा है, पर एनम, मतलब पूरे साल का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10%। तो यहाँ लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकी कैपिटल कितनी थी। इनकी कैपिटल थी 3 लाख।
उसका हम निकालते हैं 10%, मतलब 30,000। और उसी तरह इनकम देख लेते हैं, इनकी कैपिटल थी 2 लाख, उसका 10% जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 20,000। तो दोस्तों हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब ये जो हमने सब लिखा है ना, इसको बस हम एक अकाउंट में फिट कर देते हैं, बस हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो चलो अब हम आपको बताते हैं कि फिट कैसे करते हैं। तो चलो एक सिंपल सा पेज लेते हैं, ये रहा हमारा एक पेज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आप डेट लिख दोगे जो भी दी रहेगी। फिर क्या करोगे, आप सिंपल स्केल को लेकर ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है। ये देखो मेरी लाइन टेढ़ी हो गई, ये ऐसे लाइन खींच देना है। फिर यहाँ पर आपको 4 कॉलम बना लेने हैं, ये 1 2 3 और 1 4, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिख लेना है पर्टिकुलर, और यहाँ पर लिख लेना है अमाउंट, यहाँ पर लिख लेना है पर्टिकुलर, यहाँ पर लिख लेना है अमाउंट, ठीक। और इस साइड को कहते हैं डेबिट, इस साइड को कहते हैं क्रेडिट। अब हम उस पर्टिकुलर को ना लिखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या था। सबसे पहले हमारा जो था वो सैलरी था 12,000 और कमीशन भी 12,000 था, मतलब सैलरी 2x 12,000, कमीशन 2y 12,000, और नेट प्रॉफिट हमारा जो था वो 1 लाख था। ठीक है, और क्या था, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 30,000 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई, एक्स का था 30,000, वाई का था 20,000, मतलब ये हो गया 50,000। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड को जोड़ लेते हैं। तो दोनों साइड को जब हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि इसका 1 लाख आता है और इसका 50 और 20 70 4 74,000 आता है, यानी 26,000 जो है इस साइड में हमें लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 लाख, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1 लाख। ठीक है, अब जो भी अमाउंट बचा है वो हमारा प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड वाई के बीच में। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। तो चलो देखते हैं कि कितना प्रॉफिट हमारा बचा है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट है वो बचा है 26, वो था 26,000। ठीक है, 26,000 को हमें 3:5 में बांटना है, तो इसको हम बांट देते हैं। तो एक आ गया 15,600, इसका लिख लेते हैं 15,600, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो बचा 10,400, मतलब 26,000 पूरे हो गए। बस आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है। फिर इस पर एक लाइन खींच देते हैं। तो दोस्तों बस यही था प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी।
तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो ना अभी भी, तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको विदिन 24 आवर के अंदर इसका जवाब दूंगा।